वेलकम सभी को। हम लोग मिशन जेपीएससी मेंस 2024 के तहत पेपर 5 की तैयारी कर रहे हैं और मैंने पेपर 5 के ऑलरेडी संभावित प्रश्न आपको की सूची आपको ऑलरेडी मैं जारी कर दिया हूं। उन्हीं संभावित प्रश्नों में से मैं प्रत्येक दिन एक एक प्रश्न को लेकर आ रहा हूं और उसका आंसर्स कैसे लिखेंगे, उस आंसर्स में क्या क्या कंटेंट होगा, उन सब के बारे में डिटेल से आपके समझ में चर्चा कर रहा हूँ। आज जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे वो क्वेश्चन हम लिए हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडियों की चर्चा करें। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की विवेचना करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। डिस्कस द सब्सिडीज गिवन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। डिस्कस द इशूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज रेज्ड बाय डब्ल्यूटीओ। यानी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडियों की चर्चा करें। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि संबंधी सब्सिडी संबंधी मुद्दों की विवेचना करें। अब देखिए, इस प्रश्न को हम लोग उत्तर देखेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा कि आप लोग पेशेंस बनाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको बाकी पेपर की पढ़ाई स्वयं करनी है। मैं आप लोगों के लिए उन सभी पेपर के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक संभावित प्रश्नों की सूची जारी कर दूँ, बना दूँ। और लेकिन मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि इकोनॉमिक्स की जो संभावित प्रश्न मैंने दिया है, उन संभावित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करूं। प्रत्येक प्रश्नों को एक एक दिन में उसको डिस्कशन करूंगा। अगर आपको प्रत्येक प्रश्न में कोई सुझाव देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप करें। उस सुझाव से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे अपने और उससे अच्छे उसमें सुधार करने में मुझे सहूलियत होगी। तो सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बल्कि एक परीक्षार्थी की तरह, अगर मैं परीक्षार्थी रहता तो इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे लिखता, उसी को मैं आपके साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूं। अन्यथा और कुछ नहीं है, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न का ढांचा, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रश्न जो पूछा गया है उसमें सबसे पहले आपको इंट्रो पार्ट लिखनी है, जिसमें भूमिका से शुरुआत करते हुए भारतीय कृषि का महत्व यानी अर्थव्यवस्था के रीढ़ जो मेरा प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहाँ से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हुए हम उसमें बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को क्यों रीढ़ माना जाता है, क्यों भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी बात, हम लोग क्वेश्चंस के पार्ट में आएंगे, उसमें हम लोग थोड़ी सी संक्षेप में बात करेंगे भारतीय कृषि की क्या समस्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर नाउअडेज। ओके, नाउ कृषि में दी जाने वाली, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी बेसिक सब्सिडीज दी जाती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के रूप में हम लोग देंगे कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी सब्सिडियाँ दी जाती हैं और उनकी आवश्यकता क्यों है, किसानों को उससे क्या फ़ायदा है, उसको हमको यहाँ क्या करना है, लिखना है। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे डब्ल्यूटीओ ने आने के बाद जो कृषि संबंधी सब्सिडी संबंधी जो मुद्दे आए हैं, उससे क्या भारतीय कृषि को कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, किसानों को किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष, जिसमें हम लोग एक बैलेंस वे में इस आंसर्स को लाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इस तरह से हम पैराग्राफ में बांट करके हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने रख दिया है। अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडियों की चर्चा करें। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की विवेचना करें। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें मैंने क्या लिखने का प्रयास किया है कि हमने यहाँ, आप इसको थोड़ा सा इस जो अभी मैं कर रहा हूँ उसको भी देख कर सुधार सकते हैं, जो मैं बोलूँगा उससे भी आप सुधार सकते हैं, और या अन्यथा आप जैसा मैं लिखा हूँ वैसा भी लिख सकते हैं। प्राचीन भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो प्राचीन समय से ये काफ़ी समृद्ध था। आर्थिक संरचना का आधार कृषि रहा है, ऐसा प्राचीन समय से दिखाई पड़ता है। कृषि प्राचीन समय से भारत का प्रमुख व्यवसाय रहा है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो पाते हैं कि मानव सभ्यताओं का विस्तार एवं कृषि का विकास एक साथ हुआ है। कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है।
देश का लगभग 60% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। देखा जाए तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 11% भाग पर कृषि कार्य होती है, जबकि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। तो कहीं न कहीं विश्व के टर्म में भी हम कंपेरिजन करके इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किए कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण है। विश्व के कुल 17% जनसंख्या को खाद्यान्न भारत उपलब्ध कराता है। कृषि के विकास से पोषण में सुधार होती है, यानी खाद्य सुरक्षा आती है। वैश्विक भूख सूचकांक में सुधार होता है। किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ रोजगार बढ़ती है और इससे देश का आर्थिक विकास होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का 50% श्रम शक्ति जो है कहाँ लगी हुई है? कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। कृषि जहाँ एक तरफ कृषि आधारित उद्योगों जैसे गन्ना, जूट, सूती वस्त्र, तंबाकू आदि को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, तो दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादों का बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी जैसे मान लीजिए समझ सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, HYB सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं न किसी इंडस्ट्रीज में बनती है। अगर हम लोग मान लेते हैं इरिगेशन फैसिलिटी के रूप में अगर हम लोग कैनाल बनाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय कृषि एक तरफ जहाँ कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादों के लिए क्या है? बड़ा उपभोक्ता भी है। कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बात किया जाए तो कृषि का राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम निम्न बिंदुओं की सहायता से देख सकते हैं। अर्थात जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में कृषि का योगदान व्यापक है। वे क्या क्या है? तो इन पॉइंट को आप देख सकते हैं। एक तो रोजगार में, जनसंख्या के खाद्यान्न की आपूर्ति करती है, औद्योगिक विकास में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, गरीबी उन्मूलन में योगदान और राष्ट्रीय आय में योगदान। रोजगार की बात करें तो वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कृषि जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 61.5% हिस्सा ग्रामीण भारत में रहती है और वे कृषि पर निर्भर है। यानी 61.5% आबादी जो है अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कुल श्रम शक्ति का 50% कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यानी अगर टोटल लेबर फोर्स जो भारत में पाई जाती है उसका 50% कहाँ लगे हुए हैं? कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इस तरह देखा जाए तो आधी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। तो कहीं न कहीं रोजगार के दृष्टिकोण से भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति। भारतीय कृषि न केवल भारतीय जनसमूह को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, बल्कि विश्व के 17% आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यानी भारतीय लोगों को ही खाद्यान्न की उपलब्धता कृषि नहीं करती है, बल्कि विश्व के 17% जनसंख्या को भारत खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। इससे भारतीय कृषि को क्या होता है? विदेशी व्यापार में योगदान, क्योंकि जब हम लोग दूसरे देशों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं तो कहीं न कहीं हम निर्यात करते हैं। तो निर्यात करने से क्या होगा? विदेशी व्यापार की में हमारा योगदान होता है और इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि भी होती है। औद्योगिक विकास। भारतीय कृषि प्रधान उद्योगों जैसे कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, चीनी उद्योग, तंबाकू, पेय पदार्थ आदि के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। दूसरी तरफ अन्य उद्योगों के उत्पादन का एक क्या है? बड़ा उपभोक्ता भी है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, जितने भी इंजीनियरिंग उद्योग, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो कहीं न कहीं उनका क्या है? कृषि क्या है? एक उपभोक्ता भी है, क्रेता भी है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। प्राचीन समय से भारत विश्व में मसालों एवं चाय के निर्यातक के रूप में जाना जाता है और यह कह सकते हैं कि प्रसिद्ध था। कृषि वस्तुओं जैसे चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी और मसाले आदि का निर्यात भारत द्वारा किया जाता है। कृषि वस्तुओं का अनुपात कुल निर्यात में 1950 से 51 में 70% था, लेकिन निर्यात में विविधीकरण के कारण कृषि का निर्यात 2011-12 में 12.3% हो गया। यानी निर्यात में कृषि पदार्थों का हिस्सा 70% था, आज 12.3% है। क्यों? क्योंकि निर्यात में कहीं न कहीं विविधीकरण आई है। हम लोग ने निर्यात कृषि को छोड़ करके हम अन्य निर्मित वस्तुओं को उत्पादन में बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात मूल्य, ध्यान दीजिएगा, कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात मूल्य जो कि 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है, जो 2020-21 में 17% वृद्धि हो गई। यानी 2020-21 में अगर देखा जाए तो एक 40.25 बिलियन डॉलर हो गया। जो 2011-12 में 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, कृषि एवं संबंध उत्पादों का निर्यात से जो हमको आय की प्राप्ति होती थी वो 37.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वह 2020-21 में 41.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी 17% इंक्रीज कर गया।
चावल भारत का चावल भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है, जिसका 2021-22 के दौरान कुल कृषि निर्यात में 19% से अधिक का योगदान था। यानी देखिए कुल कृषि निर्यात कितना है, 12.3% है, और कुल कृषि निर्यात में अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि का क्या है 19%, चावल का 19% योगदान, यानी सर्वाधिक योगदान है। गरीबी उन्मूलन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आधी से अधिक श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि आज भी निम्न आय वर्ग एवं निर्धन व्यक्तियों का जीवन का आधार है। कृषि क्षेत्र खाद्य सुरक्षा का मुख्य क्या है, अस्त्र है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रही है, गरीबी उन्मूलन में हमें क्या हो रही है, मदद मिल रही है, क्योंकि गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, इन सब के कारण कहीं ना कहीं खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। और क्या होती है, कहीं ना कहीं उनको उनकी जो आय वे खाद्यान्न में खर्च करते हुए कहीं ना कहीं वे दूसरी चीज़ों में खर्च करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनको गरीबी उन्मूलन एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं राष्ट्रीय आय में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑन नेशनल इनकम। 31 मई 2021 को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनंतिम अनुमान के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में देश के सकल मूल्य वृद्धि में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है, जिसे नीचे की तालिका में देख सकते हैं। देख लीजिए, ग्रोस वैल्यू एडेड में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा जो परसेंटेज था 2018-19 में कितना था, 17.6% था, 19-20 में 18.4% था, 2021 में 20.2% था। यानी देखिए कैसे ये इंक्रीज किया है, बढ़ता गया है ना। ऊपर लिखित बिंदुओं में कृषि का योगदान के अलावे भी कृषि, पशुपालन, सरकारी नीति के निर्धारण, आर्थिक नियोजन और कृषि जो कि संस्कृति का संरक्षण भी करती है, उसका आधार पर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं कृषि का जो भूमिका है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक है। हालांकि विकास के साथ संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, यानी आपको बता दें चूंकि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर अर्थव्यवस्था के संरचना को अगर हम लोग बांटते हैं, अर्थव्यवस्था को 3 संरचनाओं में बांटते हैं, तो वह है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हम लोग देखते हैं क्या परिवर्तन आया है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की तुलना में लगातार घट रहा है। यह आर्थिक विकास का सूचक है। जब भी देखते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घटता है और टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ता है, तो ये अच्छा माना जाता है। और अगर अभी देखा जाए तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र का घरेलू उत्पाद या प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 14% के आसपास है। फिर भी अगर हम विकसित देशों के साथ तुलना करें तो हम लोग देखते हैं कृषि की भागीदारी इंग्लैंड और अमेरिका में मात्र 2% है। फ्रांस में कितनी परसेंटेज है, 7%, ऑस्ट्रेलिया में 6%। तो देखिए दूसरे देशों की तुलना में अभी भी 14% जो है भारत का जो कंट्रीब्यूशन है प्राथमिक क्षेत्र का वो अधिक है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी महत्ता को बतला रही है। इस तरह भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान विकसित देशों की तुलना में अभी भी अधिक है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, गलत नहीं होगा। 1958 में कृषि के महत्व को रेखांकित करते हुए कृषि प्रशासनिक समिति यानी एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने कहा था, ध्यान दीजिएगा उसने क्या कहा था, कृषि ही सभी उद्योगों की जननी है और मनुष्यों को जीवन प्रदान करने वाली है। कृषि हमारा मूल है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। तभी तो यह कहा गया है कि आर्थिक जीवन एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें कृषि है, तना उद्योग तथा शाखाएं एवं पत्तियां व्यापार हैं। इस तरह इन सबको देखने के पश्चात हम ये जो प्रूव करना चाह रहे हैं वह कि भारतीय कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है। तो हमने इस पोर्शंस को जो देखना चाह रहे थे, ये जो पोर्शन हमारा था, ये जो पोर्शंस था हमने इसको अभी तक देख लिया। अभी तक जितने भी आंसर हमने अभी बातें की हैं उसमें इस पोर्शन को हमने देख लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में जो हम लोग सेकेंड पार्ट हमारा है कि किंतु भारतीय कृषि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अर्थव्यवस्था में निभाती है, इसके बावजूद भी हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं कि ये कई समस्याओं से जूझ रही है, जिसे संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला हम लोग देखते हैं भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख समस्या है। नियोजन के 50 वर्षों के पश्चात भी
मात्र 33% सिंचाई की सुविधा है, यानी जो भी कृषि योग्य भूमि है उसमें केवल 33% पर सिंचाई की सुविधा है, इरिगेशन फैसिलिटी है, जबकि 67% अभी भी हम लोग किस पर डिपेंडेंट ऑन मानसून है। इसके कारण कई बार फसल नुकसान के कारण को किसान क्या करते हैं, आत्महत्या को विवश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी होती है, किसानों को हानि होती है और उसके कारण उनको क्या होना पड़ता है, सुसाइड करने के लिए विवश होना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विगत 50 वर्षों में हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है। नो डाउट, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर वी फाउंड दैट द कंट्रीब्यूशन ऑन फूड प्रोडक्शन और यू कैन से फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या हुआ, 30.7% बढ़ा है, गुना बढ़ा है, टाइम्स बढ़ा है, जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई। यानी पॉपुलेशन जो है खाद्यान्न उत्पादन या फूड प्रोडक्शन की तुलना में काफी तेजी से बढ़ा है। इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं फूड प्रोडक्शन जो है 3.7 गुना बढ़ा है और जनसंख्या क्या है, इतना गुना बढ़ा है। यानी अभी भी हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि जो है वो खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में कम है। इसके बावजूद भी ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाने के बाद आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा कृषि के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हमने हरित क्रांति को अपनाने के बाद फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वृद्धि की है, इसके बावजूद भी खाद्य सुरक्षा कृषि के लिए चुनौती बना हुआ है। और हम लोग देखते हैं जितने भी अभी हम लोग इस बार हम लोग बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष हम लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक बात करते हैं कि हरित क्रांति अपनाने के बाद से हमारे भोजन में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, भोजन की उपलब्धता हुई है, लेकिन भोजन की जो गुणवत्ता है, फूड की जो क्वालिटी है, उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कमी आया है और उसकी पौष्टिकता में कमी आई है, पोषकता में कमी आई। इसीलिए कहा जाता है कि हरित क्रांति के आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को भोजन तो मिला है लेकिन भूखमरी बढ़ी है, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण कृषि योग्य जोत का आकार घटता जा रहा है। ये भी एक बहुत भी महत्वपूर्ण एक बहुत ही चुनौती है कृषि क्षेत्र के लिए, या कृषि क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। भारत में 78% कृषि जोत का आकार 2 हेक्टेयर या उससे कम है। ध्यान दीजिए, कृषि योग्य भूमि में से 78% का जो कृषि जोत का आकार है वह 2 हेक्टेयर या उससे कम है। और अगर देखिए जो औसत आकार की अगर बात करें तो मात्र 1.55 हेक्टेयर है। तो यह भी क्या है, एक चिंता का विषय है, भारतीय कृषि के लिए एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उच्च कृषि पैदावार प्राप्त करने के लिए और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तम बीज एक बुनियादी कारक है। ऐसा वैज्ञानिक अनुभव है, यानी ऐसा वैज्ञानिक आंकड़ा बताता है, नोट अनुभव है, ऐसे वैज्ञानिक आंकड़ा बताते हैं कि उत्तम बीज के अभाव में लगभग 10% उत्पादन कम हो जाता है। तो भारत में दुर्भाग्यवश बात करें तो किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की पहुंच नहीं हो पाई है। अभी भी भारतीय किसान जो हैं निम्न गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने को विवश हैं। तो कहीं न कहीं जो वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि उत्तम बीज के अभाव में 10% उत्पादन कम हो जाता है, तो ये कहीं न कहीं भारतीय किसानों के लिए क्या है, एक चुनौती है, एक समस्या है। नेक्स्ट हम लोग समस्या की बात करें, स्वतंत्रता के इसमें 7 दशकों के बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालात में है। यानी किसानों को अपनी उपज की बिक्री से समुचित इनकम की प्राप्ति नहीं हो पाती है, समुचित आय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मध्यस्थों की अधिकता और बिचौलियों के कारण कृषकों को पैदावार का उचित कीमत नहीं मिल पाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव के कारण किसान लागत से भी कम कीमत पर बेचने को विवश हैं और इसी कारण कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान अपने कृषि उत्पादन को ऐसे ही फेंक देने को विवश हो जाते हैं। क्यों विवश हो जाते हैं? क्योंकि अगर उनको उत्पादन लागत की भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो ये बेचकर क्या फायदा होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी जो पॉइंट अभी हम लोग देखे थे, 5 पॉइंट में हम लोग बांट करके देखें, ये कहीं ना कहीं क्या है, ऊपर लिखित समस्याओं के अलावा भी वैश्विक स्तर पर कई समस्याएं व्याप्त हैं। ये जो समस्याएं भारत में भारतीय किसानों को कृषि में जो भारतीय कृषि में जो समस्याएं हैं, उनके अलावा भी अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर बात करें तो कई समस्याएं व्याप्त हैं। उनमें से एक सब्सिडी के साथ संबंधित है। इसको जानने से पहले कृषि में दी जाने वाली सब्सिडी को जानना उचित होगा। तो देखिए, हम लोग अभी यहाँ से मूव करने के बाद हम लोग इसको करने के बाद हमने
संक्षेप में कृषि की समस्या पर हम लोग बात कर लिए और उसमें हमने ये भी उसमें लिंकेज बैठा दिया कि वैश्विक स्तर पर भारतीय कृषि को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से एक समस्या है सब्सिडी से संबंधित। तो अब हम लोग इसमें सब्सिडी पे इस पे लिंकेज देखिए कैसे, यहाँ से हमने लिंक बनाया, यहाँ से लिंक बनाने के बाद हम यहाँ पहुँचे और यहाँ हमने लिंक बनाने के बाद थोड़ा सा सब्सिडी की हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी किसानों को सब्सिडी दी जाती है, भारतीय कृषि में कौन कौन सी सब्सिडी है, और उसके बाद उन समस्या वैश्विक स्तर पर सब्सिडी संबंधी जो समस्या है वह WTO एंड एग्रीकल्चर, उस पर हम लोग आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कृषि में दी जाने वाली सब्सिडी को सामान्यतः 2 वर्गों में बांट कर देखा जा सकता है। कृषि में दी जाने वाली सब्सिडी को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है? 2 वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष सब्सिडी और दूसरा अप्रत्यक्ष सब्सिडी। सब्सिडी क्या है उसका डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो कृषि सब्सिडी सरकार द्वारा दिया गया एक वित्तीय सहायता है जिसे किसानों एवं कृषि उत्पादकों को कृषि कार्यों का समर्थन करने, यानी कृषि कार्य में वे करता रहें, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए या कृषि मूल्य में स्थिरता लाने के लिए दिया जाता है। ये भारतीय किसानों को इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार द्वारा ये वित्तीय सहायता इसलिए दिया जाता है ताकि भारतीय किसानों को उनका जो व्यवसाय है वह लाभदायक बना रहे। एक ही वाक्य में कहें कि किसानों के कृषि व्यवसाय को लाभदायकता बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा जो सब्सिडी या वित्तीय सहायता दी जाती है उसे ही हम लोग कृषि सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी 2 प्रकार के दिया जाता है, एक प्रत्यक्ष सब्सिडी जिसमें किसानों को उनके खाते में या किसानों को नगद भुगतान किया जाता है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी जिसमें नगद भुगतान न करके कुछ इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया जाता है, नीतियां लाई जाती है जिससे किसानों को सहायता प्राप्त होती है, तो वो कहीं न कहीं वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत हम रखेंगे। प्रत्यक्ष सब्सिडी में कैसे है, जैसे PM किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को जो भी राशि प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ पहल, कृषि ऋण माफी योजना, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी है। जबकि अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी में जैसे सिंचाई सब्सिडी, ऊर्जा सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, ऋण सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य या फसल बीमा, ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के रीढ़ है और कृषि विकास पर आर्थिक विकास निर्भर है, अतः कृषि विकास सुनिश्चित करने, सामाजिक न्याय स्थापित करने, कृषि आगतों को वहन करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर किसानों की स्थिति को लाभदायक बनाने आदि के लिए आवश्यक है। यानी ये पॉइंट हमको ये जस्टिफाई कर रहा है कि किसानों को सब्सिडी दिया जाना चाहिए या रेलेवेंस ऑफ द सब्सिडी इन इंडियन एग्रीकल्चर, इन बातों को ये बात क्लियर कर रही है। अब हम लोग आते हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के आगमन के साथ ही भारतीय कृषि अनेक समस्याओं से घिरी हुई है और उनमें से एक जो है वो कृषि सब्सिडी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक सब टॉपिक बना दिए हैं, विश्व व्यापार संगठन भारतीय कृषि में सब्सिडी। अब हम लोग उसी पोर्शन में पहुंच चुके हैं, यानी क्वेश्चंस के एंड पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुरूप भारतीय बाजार के द्वार विदेशी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है विश्व व्यापार संगठन आने के बाद, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद क्या हुआ है, वैश्विक स्तर पर LPG यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की नीति लागू हो गई है और विदेशी व्यापार सुलभ हो गया है, यानी पूरे विश्व में मुक्त व्यापार की नीति लागू हो गई है। उच्च लागत एवं उच्च कीमत के कारण हमारे स्वदेशी उत्पाद विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, जब विदेशी कृषि उत्पाद हमारे बाजार में आने लगेंगे और हमारे कृषि उत्पाद चूंकि है काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए वे विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ विकसित देश अपनी कृषि पैदावार एवं निर्यातों को बढ़ाकर हमारे जैसे कृषि प्रधान देशों में बेचना चाहते हैं, यानी भारत में क्या करते हैं, वे व्यापार बाजार के रूप में उसका उपयोग करते हैं। यानी क्या करते हैं, विदेशी जो विकसित देश हैं वे अपना बाजार दूसरे देशों में फैला रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित देशों द्वारा अपने किसानों एवं कृषि उत्पादों से विभिन्न उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। क्यों उनकी वस्तुएं सस्ती हो रही है? क्योंकि विकसित देश अपने किसानों को कृषि उत्पादन करने के लिए या कृषि उत्पाद से विभिन्न वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों को ये सब्सिडी दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी वस्तुओं की कीमत सस्ती हो रही है,
हमारे देशों की वस्तुओं की उत्पादन की तुलना में। ये ज्ञातव्य है, ये आंकड़े बताते हैं या जानकारी मिली है कि अमेरिका और यूरोपीय देश अपने यहाँ के किसानों को प्रतिदिन $1 अरब की सब्सिडी देते हैं, जिससे उनका कृषि उत्पादन विकासशील देशों से सस्ता हो जाता है। ये देखिए कितना भयावह आंकड़ा है ये। कृषि संधि के अनुसार यह तय किया गया है कि विकसित देश आगामी 6 वर्षों में कृषि सब्सिडी को 20% कम करेंगे और विकासशील देश 10 वर्षों में अपनी सब्सिडी को 13% कम करेंगे। परंतु वर्तमान तथ्यों से पता चलता है कि विकसित देश ने इस संधि को निष्क्रिय बनाने के लिए ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के तहत कृषि सहायता की नीति अपनाने लगे। यानी कहीं न कहीं वे लोग एक भाया मीडिया कहें या एक आप कह सकते हैं उसको बाईपास बना दिए हैं, जिससे कि वो सब्सिडी ना दे, विकासशील देश सब्सिडी ना दे पाए और विकसित देश सब्सिडी इजीली दे पाए, उसके लिए ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स का सहारा उन्होंने लिया है। तो WTO के तहत जो सब्सिडी की बात होती है, कृषि सब्सिडी, वो 3 तरह के सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अम्बर बॉक्स। ये सभी आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो कि आपको परीक्षा में लिखना भी है। क्या है? एक तो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में वैसे सब्सिडी हैं जो व्यापार को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के लिए दिया जाने वाला सब्सिडी, कृषि अनुसंधान में दिया जाने वाला सब्सिडी, कार्यक्रम निरीक्षण के लिए दिया जाने वाला सब्सिडी, आपदा प्रबंधन के रूप में दिया जाने वाला सब्सिडी। यानी ये सभी सब्सिडियां जो दी जाती है वे क्या है? ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखी गई है। अब देखिए, कृषि प्रशिक्षण पे दिया जाने वाला सब्सिडी, ये भी ग्रीन बॉक्स के तहत है दिया जाने वाला सब्सिडी। इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कोई भी देश इन चीज़ों में कितनी भी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है दे सकती है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। अब देखिए ब्लू बॉक्स में इस सब्सिडी के अंतर्गत वैसे चीज़ों को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पादन को सीमित करने से संबंधित है। यानी अगर किसान अपने कृषि योग्य भूमि का उपयोग किसी अन्य चीज़ों के लिए करता है, यानी कृषि उत्पादन में ना लगाकर किसी अन्य चीज़ों के लिए उपयोग करना चाहता है, जैसे किस लिए क्या करता है? जमीन का उपयोग किसी और चीज़ों के उत्पादन के लिए करना चाहता है, किस खेती के लिए नहीं करता है, और क्या करता है? मान लेते हैं उस कृषि का उपयोग पशुपालन के लिए करता है, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर वो करना चाहता है तो इसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है, और वो है क्या है? ब्लू बॉक्स। वो क्या है? ब्लू बॉक्स के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंबर बॉक्स। इसके अंतर्गत वे सब्सिडी आते हैं जो व्यापार को बाधा पहुंचाते हैं, इसके कारण किसी देश की वस्तु दूसरे देश से सस्ती हो जाती है। यानी ये सिंपल समझिए कि इसमें कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों पर दिया जाने वाला सब्सिडी है। जैसे क्या क्या है देख लीजिएगा, कृषि आगतों पर दिया जाने वाला सब्सिडी, यानी बीज पर सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी, उर्वरक पर सब्सिडी, सिंचाई पर सब्सिडी, MSP पर सब्सिडी। और आप देख लीजिए भारत में इन्हीं चीज़ों पर तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है, और इन्हें अंबर बॉक्स में रख दिया गया है। और उसका क्या कर दिया है? लिमिटेशन दिया है कि 5% विकसित देश इन चीज़ों पर सब्सिडी देंगे और विकासशील देश मैक्सिमम 10% सब्सिडी दे सकते हैं। यानी इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई। कितनी इस तरह से जो विकसित देश WTO के अंतर्गत ऐसी नीति अपनाई है जिसे वे बाईपास कर दिए हैं, और विकासशील देश इसके तहत सब्सिडी देंगे और वे इसके तहत सब्सिडी देना जारी रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी तरीके से किसानों को मदद कर दिए हैं और इस तरह से उनकी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसका परिणाम यह हो रहा है, यानी ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स के कारण क्या हो रहा है? विकसित देशों को भारी अनुदान दिया जा रहा है और मिलता है, और इसके कारण वे क्या होती है? विकासशील देश उनका सामना नहीं कर पाती हैं और विश्व प्रतिस्पर्धा के सामने वे टिक नहीं पाती हैं, और किसानों को क्या होता है? लॉस होता है। ओके, सामना नहीं कर पाती है और किसानों को लॉस होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वाली बातें हम लोग आते हैं। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इससे क्या हो रही है देख लीजिए, ये भी एक तरह का सब्सिडी है, इसके अंदर सब्सिडी दिया जाता है। तो इससे किस तरह से विकसित देशों को लाभ हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। ये आप लोग को पता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या है, ये तो आप ऑलरेडी पता है कि किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। इसके कारण उनके क्या होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का उनको हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में उतनी प्रभावी नहीं है। भारत में उतनी प्रभावी नहीं है।
इसके कारण जो होती है, जबकि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का जो कंसेप्ट है वो विकसित देशों में अधिक कारगर है। विकसित देशों में क्या है, अधिक अच्छी तरह से वहाँ काम करती है। वहाँ एक तरह से कहें तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि किसानों को खाद के रूप में सब्सिडी नहीं दे रहा है, बिजली के रूप में उनको सब्सिडी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको सब्सिडी कहाँ मिल जा रहा है, कृषि अनुसंधान, कृषि प्रशिक्षण या नवीन तकनीकी को अपनाने के लिए सब्सिडी मिल जा रहा है। तो वहाँ किसानों को वहाँ पैसा का बचत हो जा रहा है, वहाँ उनको लागत कम लग रहा है, और इस तरह से ये बाकी चीज़ों में पैसा लगा करके आसानी से कृषि का काम जारी कर पा रहे हैं। लेकिन भारतीय किसानों को क्या है, कृषि आगतों पर ही सबसे ज़्यादा सब्सिडी की जरूरत है, क्योंकि भारतीय किसान क्या है, गरीब हैं। ये सेंटेंस आपने सुना होगा, भारतीय कृषक ऋण में पलते हैं, ऋण में बढ़ते हैं और ऋण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी भारतीय किसान ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में पलते हैं और ऋण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कितनी भयावह ये सेंटेंस है वो कि विकसित देशों में ऐसी संभावना नहीं पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में जरूरी है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी % सब्सिडी देने की बात की गई, मैक्सिमम 10% सब्सिडी देने की बात की गई। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय किसानों को इससे क्या हो रही है, नुकसान हो रही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं WTO के आने के बाद, यानी विश्व व्यापार संगठन के आने के बाद पूरे विश्व में कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा मिला है। कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा मिला है, और आप समझ सकते हैं उस कॉरपोरेट खेती का एक एग्जाम्पल है मल्टीनेशनल कंपनीज। और मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सहारा लेती है, अनुबंध कृषि का सहारा लेती है। और अनुबंध कृषि के तहत वे कैसे बनाते हैं, आधुनिक कृषि करते हैं, कृषि यंत्रीकरण पर जोर देते हैं और कृषि पर आधुनिकीकरण करते हैं। इससे क्या होता है, वैसे किसान जो कृषि काम पे लगे हुए थे वे क्या बनने लगते हैं, किसान से खेतीहर मजदूर की ओर तब्दील हो जाने लगते हैं। MNCs क्या करती है, वो उनको क्या करती है, इनकम तो देती है, लेकिन उनसे क्या होती है, MNCs अनुबंध कृषि के तहत जो भी किसान अपने खेतों को अपनी मल्टीनेशनल कंपनी को सौंप देती है कृषि कार्य करने के लिए, और वे अपने खेती जो किसान मालिक के रूप में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है खेतीहर मजदूर के रूप में। और मल्टीनेशनल कंपनी उसमें नवीन तकनीक का प्रयोग करके, आधुनिक खेती करके, कृषि यंत्रीकरण करके, जो किसान उत्पादन करता था उससे कई गुना उत्पादन करके, करोड़ों उत्पादन करके क्या करता है, लाभ कमाता है। और वो किसान क्या होता है, सिर्फ एक सीमित आय के दायरे में सीमित हो जाता है, उसको सीमित आय की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं WTO आने के कारण जो सब्सिडी की बातें की गई है उससे कॉर्पोरेट खेती भी आई है, और इस तरह से भारतीय किसानों को लाभ हुआ है, या विकासशील देशों के किसानों को क्या हुई है, हानि हुई है। ये तो बातें हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से सब्सिडी आने के बाद भारतीय किसानों को हानि का सामना करना पड़ रहा है, या भारतीय किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक आंकड़ा ये भी बताता है, ध्यान दीजिएगा, इस आंकड़ों को ध्यान दीजिएगा, कि भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने भी ये स्वीकार किया है, भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने भी स्वीकार किया है कि उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों का लाभ समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को नहीं मिल पाया है। उदारीकरण और वैश्वीकरण का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाया है, ये भारतीय प्रधानमंत्रियों के द्वारा स्वीकार किया गया है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ता गया है, समाज में आय और धन के वितरण की विषमता बढ़ी है। सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और कृषि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए नाम पर छोटी छोटी जोतों को मिलाकर बड़ी फॉर्म बनाना चाहती है, जो कि क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट खेती का एक प्रारूप है, एक रूप है। तो इससे क्या हो रही है, छोटे किसान समाप्त होते जा रहे हैं और वे खेतीहर मजदूर बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय कृषि के क्षेत्र में एक समस्या उत्पन्न आ गई है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है भारतीय किसानों को। ओके, WTO की नीतियों के कारण ऐसा आंकड़ा बताते हैं, यानी WTO की नीतियों के आने के बाद, WTO के द्वारा अपनाई गई कृषि सब्सिडी नीति के बाद यह आंकड़ा स्पष्ट होते हैं कि भारत में प्रति किसान मात्र $111 सब्सिडी दी जाती है, जबकि अमेरिका में 47,000 और यूरोपीय संघ में $34,000 एक किसान को मिलता है। प्रति किसान मात्र $111 सब्सिडी मिलता है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ में देख लीजिए कितना सब्सिडी मिलता है। यद्यपि हम WTO की वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रियाओं से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु हमें चाहिए कि WTO में रहते हुए ही कुछ उपाय करने चाहिए। ध्यान दीजिए, ये लास्ट हम लोग पैराग्राफ में पहुंच चुके हैं। हमने ये देखा कि कौन कौन से कृषि सब्सिडी हैं और WTO के आने के बाद कृषि सब्सिडी कैसी आई है और किस तरह से
कृषि सब्सिडी जो WTO के तहत जो नीतियां अपनाई गई उसके बाद से किस तरह से किसानों को सामना और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और लास्ट में हम लोग उसको एक बैलेंस आंसर देने के लिए उसको हम लोग किस तरह से एंड कर रहे हैं, ये निष्कर्ष का पार्ट है। ये जो है ये क्या है, निष्कर्ष का पार्ट है, जिससे कृषकों को लाभ हो सके। ध्यान दीजिए, वैश्वीकरण उदारीकरण की प्रक्रियाओं से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु हमें चाहिए कि WTO में रहते हुए ही कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कृषकों को लाभ मिल सके। परिवर्तन एवं प्रतियोगिता समय की मांग है, यानी WTO से हम अलग नहीं हट सकते हैं, WTO की चुनौतियों से हम अलग नहीं हट सकते, दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम WTO का मेंबर हैं और हमें उनके नीतियों को मानना भी पड़ेगा और हम उससे भाग नहीं सकते हैं। WTO के कारण विदेशी व्यापार सुगम हुआ, ये स्वीकार करना होगा कि विश्व व्यापार संगठन आने के कारण पूरा विश्व क्या हो गया, एक बाजार बन गया है, विश्व एक हो गया है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ गई है और विदेशी व्यापार सरल हो गया है। और इसका फायदा क्या हुआ है, हम ऐसे वस्तुओं का भी उपभोग कर पा रहे हैं जिसका हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है, तो ये देखिए फायदा भी आई है। अतः भारत को चाहिए कि G20 के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सर्वसमहितकारी तथा न्यायपूर्ण बनाया जाए, ऐसा मुद्दा उठाए। यानी WTO के प्रावधानों से जो भी विकासशील देश के किसानों को हानि हो रही है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन मुद्दों को G20 के माध्यम से बातों को वैश्विक पटल पर रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, कहीं न कहीं भारतीय किसानों को लाभ हो सकती है। इसके अलावा ग्रीन बॉक्स के तहत अपनी सब्सिडी को बढ़ाए, यानी ध्यान दीजिए भारत भी क्या करे, नवीन तकनीक को अपनाएं, आधुनिक कृषि को अपनाने का प्रयास करे, कृषि में अनुसंधान करे, कृषि प्रशिक्षण पर अधिक से अधिक सब्सिडी दे। तो इस तरह से कहीं न कहीं जैविक कृषि की बात अभी की जा रही है, जैविक खाद एवं उर्वरक नवीन कृषि अनुसंधान पर दे जो कि सीमा रहित है। इसके लिए कितनी भी सब्सिडी दी जा सकती है, इसके लिए कितनी भी सब्सिडी दी जा सकती है, तो क्यों नहीं भारत इसमें अधिक किसानों को सब्सिडी देकर कृषि आगतों में सब्सिडी को जो सीमित करने की बात है उसको सीमित करे और इन क्षेत्रों में दे। और आज का जो डिमांड है वह क्या है, जैविक कृषि की है। आज का डिमांड क्या है, जैविक कृषि है। तो जैविक खाद एवं उर्वरक पर सब्सिडी दे, नवीन कृषि अनुसंधान पर खर्च सब्सिडी दे, कृषि प्रशिक्षण पर सब्सिडी दे और इस तरह से किसानों को लाभ पहुंचाए। तो कहीं न कहीं इससे क्या होगा, भारतीय किसानों को क्या होगा, लाभ होगा। और वो WTO के आने के बाद उनकी नीतियों के तहत जो सब्सिडी के नीतियां हैं उनके तहत जो किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे कहीं न कहीं किसानों को क्या होगा, राहत प्रदान करेगी। तो इस तरह से आप एंड करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एक बैलेंस आंसर बन जाएगा। तो देख लीजिए मैं जो बातें कह रहा था कि मैं किस तरह से इसको एंड किया हूँ, तो मैंने सबसे पहले आज का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए। मैंने ये बातें कही कि किस तरह से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसको मैंने स्पष्ट किया। उसके बाद संक्षेप में कृषि को समस्या को देखते हुए मैंने बताया कि वैश्विक स्तर पर कई समस्याएं किसानों को है, कृषि को है, और उनमें से एक सब्सिडी संबंधी है। तो सब्सिडी जैसे ही हम लोग एंटर किए तो सब्सिडी संबंधी बातों को जानकारी, संक्षिप्त जानकारी देने के बाद हम ये भी स्पष्ट करना किए कि किस तरह से सब्सिडी किसानों के लिए मददगार है, फायदेमंद है, यानी क्यों सब्सिडी की आवश्यकता है, रेलेवेंस ऑफ द सब्सिडी की, इसकी भी बातें की। और उसके बाद हमने सब्सिडी जो WTO और एग्रीकल्चर सब्सिडी की जो बातें हैं उसको हमने देखते हुए किस तरह से किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वैश्विक पटल पर हमारे भारतीय किसान कैसे कमजोर हुए विकसित देशों की तुलना में, उसकी बातें की। और लास्ट में निष्कर्ष के रूप में हमने यहाँ से निष्कर्ष जो देखा उन सबको मैंने आपके समझ डिस्कस करने का प्रयास किया। और इस तरह से हम लोग इस एक बैलेंस वे में इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखने का प्रयास किया है। देखिए ये निष्कर्ष का पोर्शन था और इस तरह से हमने उसको क्या किया, एंड किया। तो आप मेरे जो भी बातें हैं उसको एक संक्षिप्त ध्यान में रखते हुए आप एक कंप्लीट आंसर अपने से बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल करें, मैंने जो सेंटेंस लिया उसी को इस्तेमाल करें, आप इससे भी बेटर इस्तेमाल बना सकते हैं। ऐसी कोशिश होनी चाहिए, आप सभी परीक्षार्थियों की ऐसी कोशिश होनी चाहिए। तो ऐसा मित्रों मैंने कोशिश किया कि आज एक प्रश्न लिया और उस प्रश्न का उत्तर आपके समझ डिस्कशन किया, और कैसे उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, किन किन चीज़ों का सामग्री को शामिल करेंगे, उस क्वेश्चंस का इंग्रेडिएंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट तत्व क्या होंगे उस प्रश्न को लिखने के लिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण आंकड़ों को आपको उसमें जरूर से जरूर इंक्लूड करना चाहिए, उन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए मैंने आपको क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर आपके समझ डिस्कस किया, साझा किया हूं। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए आसानी से आप समझ में आ गया होगा, आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप इसको रीड राइट एंड रिवाइज कीजिएगा, यानी RQ का फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा, तो कहीं न कहीं
ये आप इसको आराम से 35 मिनट में लिख सकते हैं। थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी होगी और इतने सारे चीज़ों को लिखना है। मानता हूँ कि कुछ चीज़ें स्किप कर जाएगी, छूट जाएगी, लेकिन कम से कम ये जो मैंने बातें कही हैं इनको आपको लिखना ही है। इतना अगर नहीं लिखेंगे तो आपको इस प्रश्न पर अच्छे अंकों की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए अगले इसी तरह से मैं एक नए प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, बाकी पेपरों की पढ़ाई करते रहें। और अगर प्रश्न का उत्तर जो मैंने उत्तर आपके समझ डिस्कशन किया है, अगर ये उत्तर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी जरूर कमेंट बॉक्स में करें। ओके, तो चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अगले वीडियो में इसी तरह से मिलेंगे एक नए क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।